व्हाट इफ क्या होता अगर डीमन स्लेयर के ये डीमंस हाशिरा होते, या फिर क्या होता अगर डीमन स्लेयर के सभी हाशिरास डीमन होते। तो आखिर इन कैरेक्टर्स की पावर और इनका लुक कैसा होता। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर डीमंस हाशिरा होते तो इनका लुक और इनकी पावर कैसी होती। बात करते हैं सबसे पहले रुई की। रुई अगर एक हाशिरा होता तो वो एक स्पाइडर हाशिरा होता। देखा जाए तो रुई एक ऐसा डीमन है जो कि लोअर मून में मुजान का सबसे फेवरेट डीमन है। इवन देखा जाए तो डीमंस में इसकी रैंक लोअर मून 5 है। और देखा जाए तो एक हाशिरा की फॉर्म में रुई स्पाइडर ब्रीदिंग का यूज करेगा। और देखा जाए तो रुई की ये स्पाइडर ब्रीदिंग शिरोबू की इंसेक्ट ब्रीदिंग से इंस्पायर है और कई हद तक बिल्कुल उसके ही जैसी है। तो स्पाइडर हाशिरा रुई डीमंस को मारने के लिए स्वॉर्ड से ज्यादा अपने पॉइजन का यूज करेगा, जस्ट लाइक फॉर शिनोबू। और रुई की स्पाइडर ब्रीदिंग की वजह से वो बिल्कुल स्पाइडर की तरह अटैक करेगा और अपनी स्पाइडर ब्रीदिंग में रुई कई हद तक मकड़ी के जालों के जैसे हमला करेगा। और रुई के लिए अपनी ब्रीदिंग की मदद से नॉर्मल डीमंस को पकड़ना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो रुई के पास इतनी भी पावर नहीं होगी कि वो डीमंस का गला काट सके, इसीलिए वो अपनी स्पाइडर ब्रीदिंग से डीमंस का सर नहीं काटेगा, बल्कि वो डीमंस के अंदर पॉइजन को इंजेक्ट कर देगा, जिससे डीमंस की मौत काफी बुरी तरीके से हो जाएगी। और अगर हम लोग रुई की पर्सनैलिटी की बात करें तो वो हाशिरास को अपने परिवार के जैसा मानेगा, बिकॉज अपनी डीमन फॉर्म में भी रुई अपनी एक फैमिली तो बनाना ही चाहता था और अपनी हाशिरा फैमिली के लिए रुई किसी भी हद तक चला जाएगा। आखिर में अगर हम लोग रुई के लुक की बात करें तो रुई का लुक कुछ ऐसा होगा और रुई की बॉडी पर स्पाइडर के जैसे टैटू होंगे और इसकी ड्रेस भी स्पाइडर को रिप्रेजेंट करेगी। देखा जाए तो रुई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड हाशिरा है, लेकिन आगे आने वाले हाशिरास के कंपेयर में ये सबसे वीक है। तो अब हम बात करते हैं एनमू की, जो की एक ड्रीम हाशिरा होगा। देखा जाए तो लोअर मून 1 जो की मुजान के लिए सबसे लॉयल डीमंस में से एक है। एनमू अगर हाशिरा होगा तो वो एक ड्रीम पिलर हाशिरा होगा और इसकी जो ड्रीम ब्रीदिंग होगी वो हिप्नोसिस वाली टेक्निक से सिमिलर होगी। और देखा जाए तो एनमू अपनी ड्रीम ब्रीदिंग का यूज करके अपने अपोनेंट को इल्यूजन में ले जाएगा। और एनमू का अपोनेंट अगर वीक होगा तो वो बहुत ही आसानी से अपनी ड्रीम ब्रीदिंग का यूज करके उसे इल्यूजन में अटका देगा। और अगर हम एनमू की ड्रीम ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो अपने फर्स्ट फॉर्म में अपने अपोनेंट को हिप्नोसिस करके उन पर अटैक करेगा और अपनी ड्रीम ब्रीदिंग के फाइनल फॉर्म में वो इल्यूजन वाले मोस्टली पावरफुल अटैक कर पाएगा, जो कि 12th की सुकीस वाले डीमंस के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और अगर हम इसके लुक की बात करें तो इसका लुक कुछ ऐसा होगा, लेकिन देखा जाए तो आगे आने वाले हाशिरास के सामने भी एनमू की पावर कुछ नहीं है। तो अब आते हैं ब्लड हाशिरा, जो कि है डाकी एंड ग्योतारो। देखा जाए तो डाकी एंड ग्योतारो इकलौते ऐसे हाशिरा है जो कि दोनों ही सेम ब्रीदिंग का यूज करेंगे, जो कि है ब्लड ब्रीदिंग। ये ब्लड हाशिरा अपनी ब्लड ब्रीदिंग में ब्लड को मैनिपुलेट कर पाएंगे, जिससे इन्हें अपने अपोनेंट के खिलाफ लड़ने में आसानी होगी। और देखा जाए तो इनकी जो ब्लड ब्रीदिंग है वो कई स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग में से एक है। और अपनी ब्लड ब्रीदिंग में अगर कायगा को अपने अपोनेंट के ऊपर हमला करेगा तो वो अपने अपोनेंट को डैमेज तो दे ही पाएगा, लेकिन साथ ही में वो अपने अपोनेंट के ब्लड को भी फील कर पाएगा, जिससे उसे पता चलेगा कि उसका अपोनेंट किस तरह की पावर का यूज करता है। और अगर हम दाकी की बात करें तो दाकी भी ग्योतारो की तरह ब्लड ब्रीदिंग का यूज करती है, लेकिन यहाँ पर वो ग्योतारो की जितनी पावर को मैनेज नहीं कर सकती। और देखा जाए तो इन दोनों हाशिरास का डुओ अदर हाशिरास के कंपेयर में काफी हाई लेवल का है। और साथ ही डाकी की पावर भी काफी ज्यादा हाई लेवल की है, जो कि डीमंस का किल बहुत ही बुरे तरीके से करती है। और देखा जाए तो डाकी हाशिरा की फॉर्म में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और वीक लगती है, लेकिन यहाँ पर वो डीमंस को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से मारती है। और अगर हम इनमें से सबसे पहले ग्योतारो के लुक की बात करें तो ग्योतारो का लुक कुछ ऐसा होगा, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही दिखाई देगा, जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होगी। और यहाँ पर वो डीमंस से काफी ज्यादा हेट करेगा, बिकॉज ग्योतारो के मन में डीमंस के लिए काफी ज्यादा नफरत है, जिस वजह से अगर ग्योतारो का मुकाबला किसी डीमन से होगा तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा डेडली वार करेगा। और अगर हम डाकी के लुक की बात करें तो डाकी का लुक कुछ ऐसा होगा, और जिसके हाथ में एक अम्ब्रेला वाली स्वॉर्ड होगी। और यहाँ पर डाकी सुंदरता का प्रतीक होगी। खैर अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट हाशिरा की, जो कि होगा अपना वाटर हाशिरा ग्योको। और देखा जाए तो ग्योको सबसे रिचेस्ट हाशिरा होगा। और देखा जाए तो ग्योको जिस वाटर ब्रीदिंग का यूज करेगा वो कहीं हद तक बिल्कुल ग्यू की वाटर ब्रीदिंग से सिमिलर होगी। और देखा जाए तो ग्योको की पावर ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए काफी अच्छी होगी। और देखा जाए तो ग्योको एकलौता ऐसा हाशिरा होगा जो कि अपने साथ में एक बड़े से पोर्ट को रखेगा और जिसके अंदर 2 न्यूट्रिएंट स्वॉर्ड होगी। और देखा जाए तो ग्योको एकलौता ऐसा हाशिरा होगा जो कि हाशिरा होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी है। और जो कोई भी अगर ग्योको के आर्ट की रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो ग्योको उसे मार डालेगा, फिर चाहे वो डीमन हो या फिर ह्यूमन। और देखा जाए तो डीमन ग्योको का नाम लेने से भी डरेंगे। और देखा जाए तो ग्योको उन हाशिरास में से एक होगा जो कि डीमंस को कई ज्यादा हेट करते हैं। अब ग्योको के बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट हाशिरा की, जो कि होगा अपने साउंड हाशिरा हेनतेंगु। तो एक हाशिरा की फॉर्म में हेनतेंगु साउंड ब्रीदिंग का यूज करेगा और हेनतेंगु की साउंड ब्रीदिंग के केवल 3 ही फॉर्म्स होंगे। देखा जाए तो डीमन स्लेयर में सभी हाशिरास के पास अपनी ब्रीदिंग के वैसे तो 5 से ज्यादा फॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर हेनतेंगु के पास साउंड ब्रीदिंग के केवल 3 ही फॉर्म्स है, जिसमें से
पहला है सोनिक साउंड वेव्स, जिसमें एंथेमू डीमंस एंड ह्यूमन की बहुत ही लो साउंड को भी सेंस कर पाएगा और उनकी लोकेशन का पता लगा पाएगा। और जब एंथेमू सेकंड फॉर्म का यूज करेगा तब डीमंस को ऐसा लगेगा कि मानो उनकी बॉडी फटने वाली है। और एंथेमू की साउंड ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म ऐसा होगा जिसमें वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से अपने आसपास में एक बैरियर बना लेगा जो कि उसके ऊपर होने वाले अटैक से उसे बचा लेगी। और अगर हम एंथेमू की फीलिंग्स की बात करें तो भले ही ये एक स्ट्रॉन्ग आशिरा है, लेकिन ये डीमंस को मारने से पहले उनके ऊपर दया जरूर दिखाएगा, जैसा कि तांजिरो करता था। और साथ ही एंथेमू एक सबसे मिस्टीरियस आशिरा होगा बिकॉज वो हमेशा अपने फेस को छुपाए रखता है। खैर, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आशिरा की, जो कि है अपना अपर मून 3 अकाजा। तो अकाजा एक डिस्ट्रक्शन आशिरा होगा और साथ ही देखा जाए तो अकाजा इकलौता ऐसा आशिरा होगा जो कि किसी भी वेपन का यूज नहीं करता और सिर्फ अपने फिस्ट से ही डीमन से मुकाबला करता है। लेकिन फिर भी ये सबसे स्ट्रॉन्ग आशिरा में से एक होगा और अकाजा ने डिस्ट्रक्शन ब्रीदिंग को मास्टर कर रखा होगा। साथ ही अकाजा के पास काफी ज्यादा अमाउंट में स्ट्रेंथ होगी और अकाजा की यही स्ट्रेंथ उसकी ब्रीदिंग को यूज करने की पावर्स को बढ़ा देती है। और देखा जाए तो अकाजा के पास उसकी डिस्ट्रक्शन ब्रीदिंग के 10 फॉर्म्स होंगे, जिसमें फर्स्ट फॉर्म में उसकी स्ट्रेंथ 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और 10th फॉर्म में उसकी स्ट्रेंथ 20 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वो एक ही सेकंड्स में काफी सारे पंचेस का इस्तेमाल कर पाएगा। और साथ ही देखा जाए तो अकाजा की स्ट्रेंथ के साथ साथ उसका स्टेमिना भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। और अगर हम अकाजा की हाशिरा लुक की बात करें तो उसका लुक कुछ ऐसा होगा। और देखा जाए तो अकाजा एक मार्शल आर्टिस्ट होगा जिसकी बॉडी काफी ज्यादा मस्कुलर होगी। और साथ ही देखा जाए तो अकाजा अपने हाथ में कुछ इस टाइप के वेपन्स को रखेगा जो कि फाइट के दौरान डीमंस को घायल करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आशिरा की, जो कि होगा डोमा। तो देखा जाए तो डोमा एक आइस आशिरा होगा और देखा जाए तो डोमा एक्सट्रीमली बहुत ही फ्लैशी आशिरा होगा, जैसा कि अपना तेंगेन उजुई था। और देखा जाए तो डोमा नॉर्मली डीमंस को इसीलिए मारेगा ताकि वो अपनी आइस ब्रीदिंग के सभी फॉर्म्स को चेक कर सके, या फिर यूं कह लो कि वो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए डीमंस को मारेगा, साथ ही अपनी एबिलिटीज को उनके ऊपर चेक करेगा। और देखा जाए तो डोमा का लुक कुछ ऐसा होगा जिसकी स्वॉर्ड से आइस वाली स्मोक निकलेगी। और देखा जाए तो डोमा अपने अपोनेंट के ऊपर आइस वाले अटैक्स का यूज करेगा और डोमा के ये अटैक्स काफी ज्यादा कोल्ड होंगे। और साथ ही देखा जाए तो डोमा की आइस ब्रीदिंग उसके डिफेंस के लिए भी काफी अच्छा काम करेगी। और देखा जाए तो डोमा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा होगा। तो अब आता है अपना मून आशिरा, जो कि होगा अपने अपर मून 1 कोकुशिबू। और देखा जाए तो ये ऑब्वियसली सबसे स्ट्रॉन्ग आशिरा होगा बिकॉज एक तो ये डीमन स्लेयर में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग का यूज करता है। और देखा जाए तो कोकुशिबू एकलौता ऐसा आशिरा होगा जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक कर चुका होगा। और देखा जाए तो कोकुशिबू इतना स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन होगा कि उसे योर्ची के अलावा और कोई हरा ही नहीं पाएगा। और देखा जाए तो कोकुशिबू के पास इतनी ज्यादा पावर होगी कि वो मल्टीपल डीमंस को भी एक साथ हरा देगा। और आखिर में अगर हम लोग कोकुशिबू के लुक की बात करें तो उसका लुक कुछ ऐसा होगा। अब हाशिराज के बारे में जानने से पहले प्लीज अगर हाशिरा की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लव आशिरा की, जो कि है मित्सुरी। तो देखो, मित्सुरी डीमन बनने के बाद लव ब्रीदिंग का यूज करती, जो कि उसने रेंगोकू से इंस्पायर होकर बनाई है। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो डीमन बनने के बाद मित्सुरी काफी स्ट्रॉन्ग होती और डीमन बनने के बाद मित्सुरी 12th किसुकी इसमें से एक होती। और अगर उसकी रैंक की बात करें तो वो होती नंबर 3 पर। नॉर्मली तो मित्सुरी का लुक काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन डीमन बनने के बाद मित्सुरी का लुक थोड़ा बदल जाता। और यहाँ पर डीमन बनने के बाद मित्सुरी का लुक कुछ ऐसा होता। और अब तक की ये डीमन स्लेयर की सभी सेंचुरीज में से पहली ऐसी डीमन होती जो कि लचीली स्वॉर्ड का यूज करती है। और इसकी बॉडी और स्वॉर्ड की कई ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये ह्यूमंस को एक ही स्लैश में खत्म कर देती। और ये एक ऐसी डीमन होती जिसके पास अपना डीमन स्लेयर मार्क भी होता। और यहाँ पर नेजुको और तांजिरो में से तांजिरो तो जिंदा रहता, लेकिन नेजुको शायद ही जिंदा रहती बिकॉज इसका रीजन तुम जानते हो। और अगर यहाँ पर हम मित्सुरी की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से मैंस को हिप्नोटाइज करके उन्हें कंट्रोल कर लेती। लेकिन यहाँ पर उन्हें कंट्रोल करने के बाद मित्सुरी उनसे दोस्ती न करके उन्हें खत्म कर देती और उन्हें खा जाती। और मेंस को खाने की वजह से मित्सुरी की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती। और यहाँ पर मित्सुरी लोअर मून 3 कुराबा से भी ज्यादा पावरफुल बन जाती। लेकिन अगर हम इसके नेक्स्ट आशिरा की बात करें तो वो है शिनोबू। तो अगर शिनोबू डीमन होती तो वो क्या क्या करती। तो यहाँ पर शिनोबू एक इंसेक्ट आशिरा है और वो इंसेक्ट ब्रीदिंग का यूज करती है। और डीमन बनने के बाद शिनोबू की रैंक होती लोअर मून 2। और यहाँ पर शिनोबू अपनी बटरफ्लाई को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर देती और उन्हें अपना डीमन पार्टनर बना लेती। साथ ही डीमन बनने के बाद शिनोबू के पीछे 2 पंख होते और साथ ही उसके नाखूनों में भी काफी ज्यादा पॉइजन भरा होता। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि शिनोबू एक काफी ज्यादा डेविल डीमन होती बिकॉज वो ह्यूमन को मारने के लिए अपने पॉइजन का यूज करती और ऐसे ही वो ह्यूमंस को खाकर अपनी पावर को और बढ़ा लेती और अपनी पॉइजन की रिसर्च को और भी आगे बढ़ा लेती। हाँ, शिनोबू फिजिकली थोड़ी वीक होती, लेकिन वो ह्यूमंस को मारने के लिए अपने पॉइजन का यूज करती, जो कि उसकी डीमन पावर का सबसे बड़ा जरिया होता। और यहाँ पर शिनोबू इंसेक्ट ब्रीदिंग का यूज करती, लेकिन उसकी ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो उसकी ब्लड डीमन आर्ट होती पॉइजन वाली और इससे शिनोबू लोगों को काफी बेरहमी से मारती। और यहाँ पर शिनोबू अपने पॉइजन को गैस, लिक्विड और सॉलिड के रूप में बनाकर रखती बिकॉज ये हमने देखा है कि शिनोबू जब डोमा से फाइट कर रही थी तब वो अपने पॉइजन का कहीं ज्यादा यूज कर रही थी और उसका पॉइजन हमें उसकी ब्लेड के अंदर दिखाया गया था और लिटरली इसके पॉइजन का डोमा के ऊपर काफी बुरा असर हुआ था, जिसके चलते आगे वो मारा गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आशिरा के बारे में। तो नेक्स्ट आशिरा आता है यहाँ पर
बना तेंगिन। तो यहाँ पर तेंगिन डीमन बनता तो वो आखिर क्या क्या करता। तो यहाँ पर अगर हम तेंगिन की बात करें तो तेंगिन एक साउंड आशिरा है और साथ ही वो डीमन स्लेयर का एकलौता शिनोबी है और डीमन बनने के बाद ये लोअर मून 1 होता। तो यहाँ पर हमें बताया कि तेंगिन एक साउंड आशिरा है और साथ ही वो एक शिनोबी है और यहाँ पर उसकी 3 वाइफ है। और अगर बात करें यहाँ पर तेंगिन की तो तेंगिन डीमन बनने के बाद यहाँ पर पूरा ही बदल जाएगा और यहाँ पर इसके पास जो वेपन होगा वो कई हद तक युतारो के वेपन के जैसा होगा। तो यहाँ पर हम तेंगिन की पावर को देख ही चुके हैं कि जब वो अटैक करता है तो उसके अटैक कितने ज्यादा फ्लैशी होते हैं। तो यहाँ पर हम तेंगिन की पावर को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में देख चुके हैं। तो यहाँ पर उसकी ब्लड डीमन आर्ट जो होगी वो साउंड बेस के हिसाब से होगी और अपने साउंड की ब्लड डीमन आर्ट की वजह से ये काफी आसानी से भूकंप लेके आ सकता है और कम से कम आवाज को भी आसानी से सुन सकता है और अपने इसी साउंड को प्रोड्यूस करने से उसे ड्यूमंस को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर तेंगिन एनवू यानी कि लोअर मून 1 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बिकॉज ऐसा इसीलिए क्योंकि तेंगिन ने अकेले ही यहाँ पर दाकी और योतारो को ओवरपावर कर दिया था। तो अब हम बात करते हैं ओबनाई की। तो ओबनाई यहाँ पर डीमन होगा तो वो होगा यहाँ पर अपर मून 6 डीमन। तो यहाँ पर हमें बताया कि ओबनाई जो है वो सर्पेंट ब्रीदिंग का यूज करता है। तो यहाँ पर डीमन बनने के बाद ओबनाई का लुक कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर ओबनाई के गले पर जो स्नेक रहता था वो भी एक डीमन बन जाएगा, वो भी 2 मुंह वाला। और एक तरह से ओबनाई का जो डीमन स्नेक है वो उसका एक वेपन बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज अगर हम यहाँ पर ओबनाई की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो वो होगी यहाँ पर डेड स्नेक पैनल और इसकी ब्लड डीमन आर्ट के इसका जो स्नेक होगा वो बैटल फील्ड में उतर जाएगा ओबनाई की हेल्प करने के लिए, जो कि बिल्कुल एक डीमन की तरह ही फाइट करेगा। और यहाँ पर ओबनाई की डीमन रैंक की जो पोजीशन होगी वो होगी यहाँ पर अपर मून 6, जो कि यहाँ पर योतारो और डाकी की पोजीशन है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं ओबनाई के अलावा नेक्स्ट हाशिरा के बारे में, जो कि है रेंगोकू। अगर रेंगोकू डीमन होगा तो वो कैसा होगा, तो ये है अपना फ्लेम हाशिरा रेंगोकू, जिसका लुक कुछ ऐसा होगा और उसकी आंखें ब्लड शाइन वाली होगी। और यहाँ पर रेंगोकू का जो फ्लेम वाला कपड़ा होगा वो भी ब्लैक कलर का हो जाएगा। और यहाँ पर डीमंस में जो इसकी पर्सनैलिटी होगी वो काफी ज्यादा यूनिक होगी। और अगर यहाँ पर रेंगोकू की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो वो होगी ओवर आर्म फ्लेम्स और रेंगोकू अपनी ब्लड डीमन आर्ट में फ्लेम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। और यहाँ पर रेंगोकू की पूरी बॉडी में भी फ्लेम होगी। और यहाँ पर रेंगोकू की रैंक होगी अपर मून 5, जो कि इजीली जोको को डिफीट कर पाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट हाशिरा के बारे में, जो कि होगा अपर मून 4। और हाँ, ये जो बच्चा है ये यहाँ पर कोकुशिबु की जनरेशन का है। यस, मैं बात कर रहा हूँ म्यूचिरो की, जो कि सबसे यंगेस्ट हाशिरा है। और यहाँ पर डीमन बनने के बाद म्यूचिरो की रैंक होगी अपर मून 4। और यहाँ पर डीमन बनने के बाद म्यूचिरो के हेयर जो है वो व्हाइट हो जाएंगे और उसकी मसल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और यहाँ पर हमें ये पता है कि म्यूचिरो जो है वो ह्यूमन फॉर्म में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डीमन बनने के बाद वो लिटरली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और यहाँ पर वो ह्यूमंस को खाकर अपनी पावर को और बढ़ा लेगा। और अगर डीमन बनने के बाद म्यूचिरो की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो वो होगी मिस्ट ब्लड डीमन आर्ट, जो कि वो पूरी क्लाउड्स की होगी। मतलब कि वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट में स्मोक का यूज करेगा। और यहाँ पर म्यूचिरो अपने अपोनेंट्स को अपने इल्यूजन में फंसा लेगा और उन्हें आसानी से डिफीट कर देगा। और यहाँ पर म्यूचिरो आसानी से नाकिमे को भी हरा पाएगा। तो यहाँ पर अब आता है अपना नेक्स्ट हाशिरा, जो कि है ग्यू तोमियो का। तो यहाँ पर ग्यू अगर डीमन होता तो उसका नेचर आखिर कैसा होता। तो यहाँ पर हमें पता है कि ग्यू जो है वो तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। और यहाँ पर डीमंस में ग्यू की रैंक होती अपर मून 3 की। और यहाँ पर ग्यू अपने बैटल एक्सपीरियंस की वजह से काफी पावरफुल डीमन होता। और डीमन बनने के बाद ग्यू का लुक यहाँ पर कुछ ऐसा होता, जो कि यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा डेविल जैसा है। और यहाँ पर ग्यू अपनी डीमन पर्सनैलिटी के हिसाब से ह्यूमंस से काफी ज्यादा हेट करता। और यहाँ पर डीमन ग्यू ह्यूमंस को मारने में बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ पर अपना डीमन ग्यू किसी वीक ह्यूमन को न मारकर किसी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन को ही मारता और ना ही उसे किसी और डीमन से कुछ लेना देना होता, बिकॉज उसका एटीट्यूड ही ऐसा है। और अगर हम यहाँ पर ग्यू की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो उसकी वाटर ब्रीथिंग से ही बनेगी, जो कि होगी यहाँ पर डेड वाटर क्लो। और यहाँ पर ग्यू अपनी ब्लड डीमन आर्ट से ह्यूमंस की बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता। और यहाँ पर डीमन बनने के बाद ग्यू की बॉडी में 60% वाटर होता। और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन अगर ग्यू को मारने की कोशिश करता तो वो उसे मार ही नहीं पाता, बिकॉज इन ह्यूमंस को अपने आप को खुद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता। बिकॉज यहाँ पर ग्यू ह्यूमन फॉर्म में काफी पावरफुल था, तो डीमन बनने के बाद तो उसकी पावर गजबी लेवल की हो जाती। और हाँ, यहाँ पर ग्यू और अकाजा की पावर लगभग बराबर ही होती। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हाशिरा के बारे में, जो कि होता अपर मून 2 और ये है सानेमी। और यहाँ पर सानेमी डीमंस रैंक में अपर मून 2 पर होता, जो कि किसी राक्षस से कम नहीं लगता। और यहाँ पर सानेमी अपने सबसे पावरफुल स्टेट में होता, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर हम सानेमी की पूरी बॉडी को देख ही चुके हैं कि सानेमी की पूरी बॉडी पर कितने सारे स्लैशेस लगे हुए हैं। और यहाँ पर कई बार तो सानेमी जब भी डीमन से फाइट करता है तो वो सिर्फ मजाक में ही लड़ता है, बिकॉज जब ने देखा था कि जब सानेमी को पता था कि नेजुको एक डीमन है तब उसने अपना ब्लड दिखाकर नेजुको को ब्लड के लिए तरसाया था। तो यहाँ पर अगर हम सानेमी की ब्लड डीमन आर्ट की बात करें तो वो होगी वाइंड सी। और यहाँ पर ये अपनी ब्लड डीमन आर्ट से वाइंड से ऐसे स्लैशेस का यूज करेगा जिससे इसके अपोनेंट को भनक तक नहीं होगी। और यहाँ पर सानेमी तूफान को भी कंट्रोल कर पाएगा और इसे तूफान का राजा भी कह सकते हैं। और यहाँ पर सानेमी जिन वेपन का यूज करेगा वो होगी विंड ब्लेड और विंड पंचेस।
फोर्स, जो कि उसके लिए पूरी तरीके से एक डिफेंस का काम करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर डोमा के कंपैरिजन में सानेमी को देखा जाए, मतलब कि दोनों के डीमन फॉर्म को अगर कंपैरिजन किया जाए, तो यहाँ पर सानेमी का इम्पॉसिबल होगा डोमा को हराना। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आशिरा के बारे में, जो कि है ग्योमे। अगर ग्योमे डीमन होता तो उसका नेचर कैसा होता? तो यहाँ पर हमें पता है कि ग्योमे करंट जनरेशन का सबसे पावरफुल आशिरा है, और यहाँ पर हमें ये पता है कि ग्योमे एक ब्लाइंड आशिरा है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ग्योमे ने स्टोन ब्रीदिंग को मास्टर कर रखा है, लेकिन यहाँ पर ग्योमे किसी स्वॉर्ड का यूज नहीं करता, बल्कि ये काफी भारी भरकम और यूनिक वेपन का यूज करता है। और यहाँ पर ग्योमे की रैंक होती अपर मून 1, और यहाँ पर ग्योमे का लुक कुछ ऐसा होता, और उसके पास इस बार अपनी खुद की आइस होती, जो कि कुछ शाइनिंग येलो कलर की होती। और यहाँ पर ग्योमे जो माला रखता है अपने पास, वो उसके पास डीमन बनने के बाद नहीं होती। और यहाँ पर ग्योमे का जो स्वभाव होता वो बिल्कुल मुजान की तरह होता। और यहाँ पर ग्योमे की जो पर्सनैलिटी होती वो उसके ह्यूमन लाइफ की तरह ही होती, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता। और यहाँ पर ग्योमे के ह्यूमन से डीमन बनने के बाद उसके पास अपनी ब्लड डीमन आर्ट और उसकी स्टोन ब्रीदिंग होती। और यहाँ पर ग्योमे की जो ब्लड डीमन आर्ट होती वो होती अर्थ मैनिपुलेशन। और यहाँ पर ग्योमे अपनी ब्लड डीमन आर्ट से स्टोन गोलम्स को समन कर पाता, जिससे वो पूरी धरती को ही हिला कर रख देता। और यहाँ पर ग्योमे की जो सेंसर पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्योमे और कोकुशिबु की स्ट्रेंथ की बात करें, तो यहाँ पर कोकुशिबु की स्ट्रेंथ ग्योमे से कहीं ज्यादा है, बिकॉज कोकुशिबु भी अपने एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा हुआ करता था, साथ ही वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग का यूज करता है, और साथ ही यहाँ पर कोकुशिबु के पास लड़ने का कई सालों का एक्सपीरियंस है। वेल अब अगर तुम लोग डीमन स्लेयर के पूरे पावर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करो।